तेजस्वी यादव के अंदर कोई योग्यता नहीं, सिर्फ लालू यादव के बेटा, छोटे बेटा, यही योग्यता है। और दूसरा है कि मोदी जी की तरह प्रोग्राम देश में आरएसएस का चल रहा है, लेकिन मोदी जी कैसे साबित करते हैं कि सब हम ही कर रहे हैं, डायलॉग से, अपने आचरण से प्रूफ करते हैं। तो वही नीचे में प्रोग्राम जो है संजय जी का चल रहा है, उसको वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि हम ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई मेरिट नहीं है, समझ नहीं है, और प्लस इतने बचपन से उन लोगों ने सुख देखा है तो लोगों की चिंता नहीं है। लेकिन मंच पे आके पब्लिक में आने के बाद वो चिंता जाहिर कर देते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग जैसे लोग व्यक्ति भी अगर बोलते हैं सही बात को, तो लोग बोलता है कि इनको नहीं मिला इसलिए बोल रहे हैं। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। इस वक्त फ्रेम में जो गेस्ट दिख रहे हैं, इनका नाम दानिश खान है और ये अभी प्रदेश उपाध्यक्ष है जनसुराज से। पूरे बिहार में कह सकते हैं कि जनसुराज में या तो पी के या फिर अगर मौका मिला तो डी के। बहुत बहुत स्वागत है सिटी टॉक्स में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर दानिश खान जो तेज प्रताप के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं, सलाहकार माने जाते हैं, लेकिन ऐसे में जब आरजेडी से तेज भैया को अलग किया गया तो आपने जनता जनशक्ति पार्टी न चुनने के बजाय जनसुराज क्यों चुना? मैंने वो हम उससे पहले ही छोड़ चुके थे जनशक्ति जनता दल को। जो लास्ट टाइम 2022 में भी लोग सरकार बनाए थे 21 में, तो उस टाइम ही तेज प्रताप की बहुत सारी चीज़ कमजोरी उभर के आ गई थी। वो तेजस्वी जी ने लगभग एहसास करा दिया था पार्टी हमारा है, डिसीजन हमारे यहाँ चलेगा। क्योंकि तेज प्रताप जी को तय हुआ था 2 मंत्रालय मिलेगा, लेकिन तेजस्वी ने अपनी सुपीरियर दिखाने के लिए, संजय यादव ने अपनी सुपीरियर दिखाने के लिए उसको 1 मंत्रालय दिया, वो भी वन एवं पर्यटन विभाग दिया। उसमें हम लोग लगा कि तेज प्रताप जी की मदद हम लोग नहीं कर सकते और वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। पीछे घूमने से, हम लोग घुंघरू बन के पॉलिटिक्स में घूमने से क्या फ़ायदा। तो उसी टाइम जनसुराज का ऑफर हम लोग के पास आया था अनवारुल हक के बेटा आदम भाई के पास कि आप जनसुराज से जुड़िए और जो होगा आने वाले वक्त में आपको मौका दिया जाएगा। आदम भाई से डिस्कशन हो रहा था, प्रेशर उन्हीं के लिए था, लेकिन आदम भाई का प्रेशर था कि आपको भी मेरे साथ चलना होगा। तो हम लोग जनसुराज में दोनों साथी आए, हम और आदम भाई, और यात्रा में चलते 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 चलते, क्योंकि समाज में पैरवी आप किसी भी दल की तब कीजिएगा जब दल और उसके नेता को बढ़िया से समझ जाइएगा। तो हमने जब 6 महीने लगभग पैदल चले प्रशांत जी के साथ हर यात्रा में, सीतामढ़ी से जो चालू हम लोगों ने किया, तो सहरसा तक हम लोग साथ रहे। तो उस दौरान हमको ये बात लग गया कि कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, गाँव-गाँव जा रहा है, बात कर रहा है, तो वो व्यक्ति किसी का एजेंट नहीं हो सकता। और एजेंट की बात रही बात, जैसे प्रशांत जी भी बोलते हैं कि एजेंट के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2014 से पहले सिर्फ 15 मिनट हटा देने का डायलॉग जो है भाजपा को स्ट्रॉन्ग कर दिया। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट आया कि 15 मिनट का मौका दीजिए, हम बता देंगे। तो वैसे स्टेटमेंट से भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। पोलराइजेशन के लिए शब्द बहुत बड़े मायने रखते हैं। इतना रुपया, इतना पैदल, इतने लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है भाजपा को स्थापित करने के लिए। बी टीम कहा जा रहा था उनको। तो बी टीम तो वही लोग बता रहे थे ना जो खुद मुसलमानों के लिए, बहुजनवाद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, जो उनके टीम के जो बेस्ट लोग हैं उनके लिए, उसके लिए कर रहे। तो उनको तो खतरा था जनसुराज से। तो शुरू में बीजेपी की बी टीम थी। आजकल सम्राट चौधरी बोल रहा है कि राजद और कांग्रेस का बी टीम है प्रशांत किशोर। जब लगने लगा कि भाजपा के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं जनसुराज में, तो फिर उनका सुर बदल गया। प्रशांत किशोर किसी के टीम, ए टीम बी टीम वाले मिजाज के आदमी है ही नहीं। मतलब किसी के एजेंट नहीं हो सकते, उनका मिजाज ही एकदम अलग टाइप का है। लेकिन हाँ, उन्होंने इतनी पार्टियों के साथ काम करने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि जो जिस उम्मीद से, जो सोच से लोग वोट अपने नेता को करता है, उस सोच और वो उम्मीद से बिल्कुल मैच नहीं खाते आज के नेता। तो इसी वजह से उन्होंने एक सोचा कि मैं एक अच्छी शुरुआत करता हूँ, लोगों के लिए करूँगा। तो अभी तक यहाँ जो भी अपना, उनकी जो अपनी सलाहियत है, अपना पैसा कौड़ी, वो सब उनका सेल्फ का है। और जहाँ से लाते हों, जिस माध्यम से भी लाते हों, लेकिन वो अपने सेल्फ का काम कर रहे हैं, किसी के एजेंट और दलाल नहीं है बिहार में। अच्छा, आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं कि किसी कंपनी के लिए बताया कि उन्होंने कि सलाह के उन्होंने 11 करोड़ रुपए लिए थे शायद, और उसी में किसी बीजेपी के नेता ने कहा कि वो कंपनी ही जब 11-12 लाख की, तो 2 करोड़ की शायद, तो 11 लाख चंदा कहाँ से दे दिए? अरे बोलने से नहीं चलता, सरकार उनका कंपनी पे कार्रवाई कर दे कि तुम्हारी सलाहियत इतना है, इतना कहाँ से। प्रशांत जी तो बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में है जी, आप बोल क्यों रहे, जनता को बरगला क्यों रहे? क्योंकि बोलने में और दिक्कतन में, बख्तन में बहुत फर्क है। प्रशांत जी जो चीज़ भी बोल रहे हो, कोई दायरे से बाहर नहीं बोलते। अगर किसी पे एलिगेशन लगाते हैं या कोई, बहुत लोग आते हैं उनके पास, हम देखते हैं कि सर ये भी बहुत रुपया कमाया, ये भी बहुत घोटाला किया है, बोले जुबानी हमने, डॉक्यूमेंट्स आप हमको दीजिए। विदाउट डॉक्यूमेंट्स को किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। जब उनके हाथ में प्रमाण होता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाता है, तभी वो मोर्चा खोलते हैं। ऐसे तो रोज 10-20 आदमी का लोग लिस्ट लेके आता है, रोज आईएएस का नाम लेके आता है, रोज आईपीएस का नाम लेके आता है, रोज 10 गो नेता ठेकेदार का लोग नाम लेके आता है। सबके पीछे थोड़ी पड़ रहे हैं, जिसका प्रमाण मिल जाता है उसी के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर
एक बहुत बड़ा मुहिम लेके चल रहे हैं, जहां बिहार को एक अलग लेवल पे विकास करने की बात कर रहे हैं, जहां उन्होंने मुद्दा बनाया था अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, जो पलायन है, शिक्षा पर। तो ऐसे में इन सब से उभरने के लिए बिहार में जितने भी वो लीडर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो किस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं और कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये आदमी ही बेस्ट हो सकता है जनसुराज में ज्वाइन करके बिहार को विकास करा सकता है? ये सबसे पहले बात है कि प्रशांत जी मतलब समाज के ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जिसका अगर पॉजिटिव ना हो तो निगेटिव भी ना हो, न्यूट्रल लोग हो, उससे मेहनत करके वर्क करके उसको जिताया जा सके। और वैसे लोग हैं, मेन तो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है ना, तो नीचे लेवल पे जो कैंडिडेट है तो उसमें बस खाली न्यूट्रल लोगों को देख रहे हैं, या कोई अच्छे मजबूत घर के भी हैं और अच्छे हैं, उनकी इमेज क्षेत्र में अच्छी है, तो उन लोगों को लेके एक मतलब चुनाव लड़ाने का उनका इरादा है। लेकिन ओवरऑल है कि मतलब अच्छे लोगों की जो है वो अपने हिसाब से जो भी फिल्टर करते हैं, तो अब सही लोगों का चुनाव करके करना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल है कि सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है, विधायक जिताना हमारा उद्देश्य नहीं है। सरकार बनेगा तब तो जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं पब्लिक से वो करके दिखा पाएंगे। और रही बात है कि कोई किसी को 5 साल से ज़्यादा धोखा नहीं दे सकता है, ये हर 5 साल पे एग्जाम देना ही देना है। आईएएस की तरह नहीं कि अभी दे दिए तो 30 बरस बाद ही हटेंगे। ये लोकतंत्र में, राजनीतिक में यही होता है कि अगर आपने कमिटमेंट किए हैं और अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो 5 साल में आपको वापस भी जनता कर देगी। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाले टाइम में काम इतना इंप्रूव करे कि जनता का विश्वास हम पे रेगुलर बनता रहे। अच्छा, जितने भी पार्टी है आजकल मुस्लिम और हिंदू का चुनाव और एक समीकरण बनाया गया है, अलग अलग जाति समीकरण में देख रहा हूँ। तो ऐसे में पीके का कहना है कि वो मुस्लिम हितैषी की बात कर रहे हैं और मुस्लिम को उनके हक की लड़ाई दिलाने के लिए आए हैं। देखा जाए तो आरजेडी भी वही बात कहती है, जो तेजस्वी आजकल सीएम फेस बने हुए हैं, कहती है कि नहीं हम मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे में मुस्लिम के लिए स्पेशली खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि पीके सही है या फिर बाकी कोई अन्य पार्टियां हैं जो सही है, जो मुस्लिम को उसके हक के लिए? क्योंकि अभी बहुत जोरों पे चल रहा है, इन्हीं का दिया बना रहा है प्रशांत किशोर का कि जिनकी जिनकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये किस तरह से मतलब बताएंगे आप? यानी प्रशांत जी जो स्पेशल मुस्लिम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो सबके बारे में सोच रहे हैं। मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उसके अधिकार की बात वो अलग से कर रहे हैं कि आपका वोट पूरे बिहार में लोग लेके अब आपको टिकट इतना कम देता है, 19-20 वैसे जिताता है, तो हम आपको इतना सीट देंगे, आप वोट दीजिए ना दीजिए रिजर्व है। जैसे एससी एसटी के लिए संविधान में सीट रिजर्व है, आपको वोट देना ना देना लड़ाना आपका मजबूरी है। तो प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के संविधान में डाल दिए हैं कि आबादी के हिसाब से जिसकी जो कास्ट की जो आबादी होगी उसको मेरे यहाँ टिकट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आगे कोई नेतृत्व आए तो चेंज कर सकता है, मतलब मिजाज उसका अलग हो लेकिन चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके संविधान में। तो वो उसमें लॉ में बोला दिए है कि जो मुसलमान का जो आबादी के हिसाब से जितना अधिकार है, ज़्यादा मत हो। जैसे यादव की आबादी 14% है, एमएलए है 80 को 90 को, मतलब 40% 45% विधायक अपने आबादी के दुगुना तिगुना। तो कम से कम मुसलमानों को उसकी आबादी के हिसाब से अधिकार मिला, ज़्यादा तो मिल नहीं रहा, जितना आबादी उसका आधा मिल रहा अधिकार। तो कम से कम वो चाहते कि जो उसकी आबादी हो उसके इतना अधिकार मिल जाए। और चूंकि प्रशांत किशोर की जात तो बिहार की बहुत बड़ी आबादी नहीं है जो जात की बात करके और सत्ता बनाए रहें, क्योंकि वो छोटी जात से आते हैं, मतलब उनके कम संख्या वाली जात से आते हैं। तो उनको पता है कि हम लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, अपने जुबान के पक्के नहीं रहेंगे, तो मेरा कहीं कोई रास्ता सत्ता में नहीं बनता। इसलिए वो अपने योजनाओं के प्रति ज़्यादा ईमानदार है और कौन जात और समाज वोट देगा इसका चिंता बिना किए, क्योंकि हर वर्ग हर जात को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, तो वो सब कुछ चाहिए। तो वही बात वो कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा, मान लीजिए कि कुछ ऐसी सीट्स जीतते हैं, आप सरकार नहीं बना सकते हैं, तो क्या ऐसा प्लान है कि फ्यूचर में किसी के साथ सांठगांठ करके सरकार ना ना, हम प्रशांत जी, ई बात पे हम लोग 10 बार बात हुआ है, बोले ना सरकार बनने से पहले कोई गठबंधन और ना चुनाव के बाद किसी से कोई गठबंधन। हमारा गठबंधन करने का राजनीति है नहीं, और ना किसी का समर्थन लेके सरकार बनाना, ना किसी को समर्थन देके सरकार बनाना, हमारे नीति में ही नहीं। क्योंकि हर दल का अपना मैनिफेस्टो अलग है, नेता का विचार अलग है, और हम जिस जैसा बिहार बनाने के लिए चाहते हैं, हमको सिंगल मैंडेट मिलेगा तभी हम अपने कमिटमेंट वाला बिहार बना पाएंगे। अच्छा, बिहार इन दिनों महागठबंधन में एक लहर आ रही है, सब तेजस्वी को सीएम फेस मान रहे हैं। अच्छा, बीच में कुछ उनका आपसी विवाद भी हुआ था जिसमें संजय यादव एक नाम बड़ा उछल के आ रहा है कि तेजस्वी जो है ना कि अपने मर्जी से किसी काम को नहीं अंजाम देते हैं, कि उनके सब फैसलों के पीछे संजय यादव का हाथ है। क्या ये सच है? देखिए, तेजस्वी यादव के अंदर कोई योग्यता नहीं, सिर्फ लालू यादव के बेटा, छोटे बेटा, यही योग्यता है। और दूसरा है कि मोदी जी की तरह प्रोग्राम देश में आरएसएस का चल रहा है, लेकिन मोदी जी कैसे साबित करते हैं कि सब हम ही कर रहे हैं, डायलॉग से, अपने आचरण से प्रूफ करते हैं। तो वही नीचे में प्रोग्राम जो है संजय जी का चल रहा है, उसको वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि हम ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई मेरिट नहीं है, समझ नहीं है, और प्लस इतने बचपन से उन लोगों ने सुख देखा है तो लोगों की चिंता नहीं। लेकिन मंच पे आके पब्लिक में आने के बाद वो चिंता जाहिर कर देते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग जैसे लोग व्यक्ति भी अगर बोलते हैं सही बात को, तो लोग बोलता है कि इनको नहीं मिला इसलिए बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं तो हमारा तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन तुम कुर्सी अगर दे दोगे तो तुम्हारा लॉस तुम बेहतर आने वाले समय में समझोगे। क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे लोग क्या भी देखे, अभी 2 दिन पहले संजय को देख रहे कि अगर आप सत्ता में आ जाएगा, गांधी मैदान में आपकी सत्ता बन गई, वो तो एकदम गारंटी बता रहे हैं, तो आप भाजपा के लोगों को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, मतलब तो बोले कि हाँ बुलाएंगे। मतलब कि
तेजस्वी जी को बस इर्द गिर्द वाले यही फुलाते हैं कि हम आप सीएम बन गए। इनका कोई विजन नहीं है सीएम। जैसे सीएम बन के बिहार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। अरे मुख्यमंत्री आप किस लिए बनना चाहते हैं? इसलिए कि आप लालू जी के बेटा हैं और आप सीएम बन जाएंगे तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। अरे योजना बताइए, आप करना क्या चाहते हैं? माँ बहन योजना, क्या योजना? ये 2500 रुपये दे देने से क्या हो जाएगा? वो भी प्रशांत जी का 2000 बोला हुआ था, 500 बढ़ा के बोल दिए। ये वही नीतीश जी कर रहे, 10,000 20,000 देने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी ने पूरे बिहार के विकास को रोक के और डायरेक्ट पॉकेट में पैसा डाल दी, चूंकि आइडिया तो है नहीं कौन पैसा डालना है। ये तो प्रशांत जी बोले हम डाल देंगे, तो उनको तो पता है कि बोल रहा था डाल देगा, तो सारा योजना सारे डेवलपमेंट का पैसा लोगों को, वकील को और जीविका वाली को डाल दिया। तो वो तो खजाना एक तरफ तो खुलास कर जाएगा। अगर एक तरफ पॉकेट में पैसा डाले तो दूसरी तरफ विकास हो जाएगा। क्योंकि प्रशांत जी के पास अपना प्लान है, जो चुनाव के बाद, सत्ता हासिल होने के बाद ही लोगों को मालूम होगा। अच्छा, प्रशांत जी जिस विजन से उतरे हैं बिहार में, मैं देख रहा हूँ कि वो अपना एक अलग विचारधारा लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये सच है कि विपक्षी कहते हैं कि ना तो आप कोई नेता है, ना कोई विधायक है, ना मंत्री है, ना कुछ है आप। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि पूरा काला चिट्ठा लेकर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इस बिहार में क्या पूरे देश में जिस पे मन होता है उसका चिट्ठा खोलने लगते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। तो इनको क्या डर वर नहीं है कुछ? देखिए, इल्जाम नहीं लगा देते हैं, वो सत्य है, प्रमाण के साथ वो बोलते हैं। अब कार्रवाई करना ना करना वो सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरे लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि दूसरे लोग भी यही किए हुए हैं। तो अगर आप मेरा खोलिए तो हम आपको थोड़ी छोड़ देंगे। तो इस मामले में जो है ना, प्रशांत जी इसीलिए इसको छेड़ दिए कि हम करेंगे तो हमारा भी खोल दीजिए। प्रशांत जी को डर, चूंकि नियत में है ही नहीं बेईमानी करना, तब न पहले से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मेरे नियत में है कि अगर हम और हमारी सरकार भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो, हमारा भी पोल खोल देना। इसलिए हम लोग शुरुआत ही ऐसे लोगों से कर रहे। पहले था ना कि राजनीतिक है तो राजनीति तो विचारधारा, जैसे ना शादी में दावत में खाता है एक दूसरे के यहाँ, पूछता कि भाई हम लोग का व्यक्तिगत मामला अलग है और हम लोग विचारधारा की लड़ाई करते हैं। तो विचारधारा में ये भी है कि तुम लूटो हम लूटो, दोनों इग्नोर करना एक दूसरे को। तो वो विचारधारा से प्रशांत जी बिहार को निकालना चाहते हैं। हम ना लूटेंगे ना तुमको लूटने देंगे वाला सिस्टम, और तुम लूटोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हम लूटेंगे तो तुम हमको मत छोड़ना। यही कहानी। अच्छा, क्या ये सच है कि जिस दिन प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले होते हैं, सभी लोग सारा काम छोड़ के टीवी पे देखते हैं कि आज पता नहीं क्या करने वाले हैं? टीवी पे नहीं, बहुत लोग जाके गोड़ पे भी गिरता है। सुन लीजिए, आप तो वो टीवी पे जो बैठते ही बैठते हैं, अगर उसमें से कुछ नेता को लगता है कि मेरा भी नाम आ जाए और कुछ अधिकारी भी है, वो जाके वहाँ पैर पे गिर जाते हैं। लेकिन चूंकि फरमान जिसके खिलाफ नहीं होता, नाम है, तो प्रशांत जी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, और विपक्षियों का कहना है कि इससे पहले सभी जानते हैं, और वीडियोस भी जब से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं तब से तो और भी ओपन हो गया है कि सभी पार्टियों के साथ काम करते हैं प्रशांत किशोर। सभी पार्टियों में रहे हुए हैं, कुछ ना कुछ वक्त दिए हुए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद जो उसके साथ रहे हैं थोड़ा सा डाटा लेकर के बस उछल रहे हैं और कुछ नहीं है। डेटा वो अलग चीज़ है। डेटा सब लोगों को जानकारी नहीं है। डेटा और संविधान, देश में तो दो ही आदमी से जाना कि डेटा भी कुछ होता है और संविधान भी। ओवैसी साहब ने लोगों को संविधान की बात करते करते अब हर दूसरा आदमी संविधान की बात करता है, अमल कोई नहीं करता। उसी तरह डेटा के बारे में कोई जानता नहीं, लेकिन हर आदमी डेटा पे बात कर रहा है। तो डेटा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। प्रशांत जी तो बोलते हैं कि हम 1 घंटे में डेटा कलेक्ट करवा देंगे, चूंकि डेटा ऑलरेडी है, लोग मोबाइल सिम के माध्यम में जमा किए हुआ है। सब बड़ी बड़ी कंपनी के पास है ना उसके पास डेटा। अगर आप डेटा मोबाइल यूज़ करें तो आपके पास डेटा है, नंबर है, सब है। तो वो कहीं से भी उठा सकते हैं डेटा, आदमी की जानकारी निकाल ले सकते हैं। वो डेटा सब बेचता है कंपनी वाला भी। तो उसकी बात नहीं है। राजनीति में सही और गलत उनको समझ में आ गया कि जैसे कोई हिंदुत्व का लीडर होने का दावा करता है, तो प्रशांत जी समझ गए कि हिंदू का लीडर नहीं, फेक है। क्योंकि बात हिंदुत्व की कर रहा है मंच पे, दिन भर धंधा कर रहा है, समझे? तो उसी तरह कोई जाति की बात कर रहा है, लेकिन जाति का भाषण जो है वो फेक है और अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को जब वो देखे तो बोले क्या, देश में तो जो पब्लिक जो समझ रही वो है नहीं। असल में कौन व्यक्ति अपनी मार्केटिंग कैसा करके रखा उस पर बहुत डिपेंड करता है। वो ये बात को समझ गए। तो वो राजनीति में आ गया कि उनको लगा कि जब हम अगर सच्चे और ईमानदारी से आएंगे तो हम ज़्यादा अच्छा बेहतर काम कर सकेंगे इन सब नकली। तो इसीलिए बिहार और देश को देखिए बदल सकता है, क्योंकि नीयत नहीं है नेताओं की, अधिकारियों की, जिसकी वजह से नहीं बदल रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को चेंज करने के लिए आए। और हमको जो लोग बोलता है, इल्ज़ाम लगाता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, हमको लगता है कि उस चीज़, इस सब चीज़ से बहुत ऊपर व्यक्ति है। अब बिहार का अगर जनता ने जनमत देगा तो उसके बाद क्लियर हो ही जाएगा कि प्रशांत जी किस लिए आए हैं, नहीं आए, नहीं आए। तो 2 महीने का खेला है। अच्छा, बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री बनकर कितना वक्त लगेगा उनको बिहार को जिस बेरोजगारी पलायन से दूर करने में? बहुमत अगर मिल जाती है तो कितना वक्त लगेगा? बहुमत मिल जाएगा तो बोले कि पहला जो मीटिंग होगा वो एक ऐसा मंत्रालय बनेगा जो लोगों को बाहर ला के यहाँ रोजगार दे, बाहर से बुला के रोजगार दे। तो फर्स्ट कैबिनेट में ही पास हो जाएगा। और जो भी बिहार में जैसे बताते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो बैंक में जो हम आपका पैसा जमा हो 25 लाख करोड़ के आसपास की इकोनॉमी, जिसको मोदी जी लोग यहाँ पे कारोबार करने के लिए नहीं देते, वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है गुजरात और महाराष्ट्र बड़े बड़े राज्यों में। वो पैसे की व्यवस्था को यहीं पे करेंगे कि यहाँ के लोगों का जो जमा पूंजी बैंक में है वो पैसा यहाँ के लोगों को उद्योग करने के लिए मिले, और सरकार गारंटर बनेगा, उसमें कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। अच्छा, अपनी योजना है। मुस्लिम की हिस्सेदारी की बात कर रही है, और ऐसे में आप भी एक मुस्लिम चेहरा है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम के लिए कुछ खास जो हिस्सेदारी की बात हो रही है या फिर उनकी हक की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि जनसुराज के माध्यम से कितना फायदा होने वाला है मुस्लिम समुदाय को? जनसुराज के आने ही से फायदा हो गया। जनसुराज मुसलमान की बात की यहीं से फायदा चालू हो गया,
क्योंकि अब लालू जी के यहाँ भी जो महागठबंधन में कांग्रेस में भी मुसलमानों को देने की बात हो रही है। उनके लीडर्स को बोला जा रहा है अब आगे जाके तुम काम करो। खानकाहों और इदारों में भी यार नेता जा रहे हैं, उनकी मदद से काम ले रहे हैं, समझे ना। तो बदलाव तो चेंज तो आया ही आया, तो और आगे चेंज आएगा। जनस्वराज में मंत्रालय जो है जो मिलेगा वो ऐसे नहीं मिलेगा कि मुसलमान है तो इसको टोटली लो बजट वाला या बिना बजट वाला मंत्रालय देके फिगर गिना देना है। जनस्वराज में अगर किसी मुस्लिम लीडर में सलाहियत होगा तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, डिप्टी सीएम भी बन सकता है, गृह और फिनांस जैसे मंत्रालय को भी संभाल सकता है। ये स्पष्ट है सलाहियत के बेस पे। इसलिए भी प्रशांत जी नहीं देंगे कि मुसलमान इसलिए इनको दिया जाए, उससे मतलब नहीं। अगर सलाहियत होगी और प्रशांत के विजन और रीजन पे काम करने वाला व्यक्ति होगा तो जनस्वराज ही एक ऐसा दल है जिसमें ऊंचे से ऊंचे पद पे रह के काम करने का मौका मिलेगा। इस बार का विधानसभा तो ऐसे ही बहुत एक रोमांच वाला खेल लगता है पूरे बिहार के लिए होगा। डबल इंजन सरकार जो एनडीए की सरकार अभी चल रही है उस पर किस तरह का इफेक्ट करेगा पीके? डबल इंजन से तो ज़्यादा कोई डरा ही नहीं, दोनों इंजन का तेल खत्म हो चुका, मतलब बहुत परेशान है। तो वो अब है नहीं, बिहार में एग्जिस्ट करती ही नहीं, क्योंकि जो भाजपा से भी बहुत लोग लालू जी के नाम पे ठगा ही रहे थे। जैसे मुसलमान भाजपा के नाम पे ठगा रहा है, वैसे वहाँ भी भाजपा के कुछ वोटर है जो लालू जी के नाम पे ठगा रहे हैं 20 बरस 30 बरस से, समझ रहे हैं। तो वो दोनों लोगों को रास्ता मिला है। जो भाजपा का कोर वोटर है, जो राजद के कोर वोटर है, उसको भी नया रास्ता मिला है जनस्वराज की ओर, और वो सब बढ़ रहा है। लेकिन मुसलमान चूंकि अभी मुसीबत में ज़्यादा है और वो बीजेपी के हार्ड कोर एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से लालू जी को पकड़े हुए हैं, और उधर चूंकि उनके लोग हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस, इसलिए वो ज़्यादा तेजी से जनस्वराज में आ रहे हैं। मुसलमान डर डर के जा रहा है, लेकिन हम लोग जैसे लोग पुराने लोगों को समझने के बाद जा रही है, नहीं कि फ्यूचर अपना देख के जा रहे हैं जनस्वराज में। पुराने दलों का व्यवहार और आचरण को जानते हैं, इसलिए जनस्वराज में जुड़े हैं। जनस्वराज आज आगे मेरे हित में क्या करेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम जिन लोगों को छोड़ के आए हैं उनसे बेहतर है, ये मैं समझ के आए हैं जनस्वराज में। अच्छा, ओवैसी जी की पार्टी जो है एआईएमआईएम, वो किस तरह से इफेक्ट करेगी जनस्वराज को? क्योंकि ये भी मुस्लिम के लिए उतार रहे हैं, सीट पे चेहरा उतार रहे हैं, और एमएम तो मुस्लिम के लिए है ही, खास करके है, वो काम करते हैं सभी है, उनका तो चेहरा कर सभी के लिए है, लेकिन खासकर मुस्लिम पे फोकस है, तो कैसे इफेक्ट करेगी? देखिए, हम लोग का सबसे मामला है, वो सिर्फ स्पेशल मुस्लिम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, मुस्लिम समस्याओं पे बात करते हैं। तो उनको जो समझ में आता है और उनके जो लोगों को समझ में आता है उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, ठीक नहीं। क्योंकि हर आदमी की अपनी समझ, अपनी समझदारी है। तो ओवैसी साहब का जो अपना रीजन है, विजन है, जो देश को उन लोग देखते हैं, उन लोग की भी फैमिली 1952 से उनकी पार्टी है और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो उनका अपना मिजाज है और अपने मिजाज के हिसाब से वो सही है, उनको करना भी चाहिए। अगर कोई दल मजबूती से आपके पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा तो कोई भी व्यक्ति समाज से अलग होकर हथियार उठाता है, उसी तरह समाज से अलग होकर अपनी पार्टी भी बनाना पड़ती है। तो ओवैसी से वही कर रहे हैं, क्योंकि 2004 के बाद तो ओवैसी से कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के थे, लेकिन जब वो मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश की तब तो उनको बाहर कर दिया गया। और मुसलमान का जो वोट लेके बड़े बड़े स्टार बन रहे हैं उनकी परेशानी है, जनस्वराज की परेशानी नहीं है। परेशानी उनकी है जो मुसलमानों के साथ चीट और धोखा किया। जनस्वराज अभी तक मुसलमानों के साथ प्लस ही रहा, जनस्वराज ने आगे बढ़ा मुसलमानों की तरफ। मुसलमान कितना बड़ा जनस्वराज की तरफ ये नहीं कह सकते, लेकिन जनस्वराज जब से आई है उस दिन से मुसलमान की तरफ वो बढ़ा ही बढ़ा, अपना हाथ अपना गला लेके बढ़ा है और अच्छी नीयत के साथ बढ़ा है। जिनकी नीयत खराब है मुसलमान के लिए, उनको सोचना कि एमआईएम उनका लॉस कर रहा है, हमारा लॉस नहीं कर रहा। बिहार विधानसभा को देखते हुए आप बिहार की जनता के लिए या खास करके मुस्लिम के लिए या फिर और जनरल लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सिटी टॉक्स के माध्यम से? बिहार के लोगों को जिनको देखा है, आजमाया है, उनसे अलग होकर एक नई विचारधारा की पार्टी जनस्वराज आई है, इससे विश्वास करके जुड़िए। उम्मीद है कि बिहार का सबसे बेहतर और अच्छा जो है जनस्वराज में है। क्योंकि हम लोग 20 22 21 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो ये बेहतर समझ के ही आए हैं। और उस बिहार में नेता छोड़ दी, उस बिहार में मैं भी रहता हूँ। अगर बिहार का विकास होगा तो जनरली विकास मेरे घर तक भी पहुंचेगा, इस विजन से है। अगर नेता ना बने लेकिन विकास मेरे घर पहुंचे, इसकी हम चिंता करते हैं। अभी हम नेता हैं लेकिन मेरे घर में भी विकास की कमी है, इसलिए हम जनस्वराज के साथ हैं और जनस्वराज के साथ पब्लिक को भी रहना चाहिए। देखा जैसा कि दानिश खान जी जो जनस्वराज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखे हैं, और जो पीके का विजन है, जनस्वराज का विजन है, वो लोगों तक रखा है इन्होंने। और इसमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, लगभग इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और कौन इस बिहार के लोगों का हित है, जो असल विकास की बात करता है, असल शिक्षा पे बात करता है, रोजगार पे बात करता है, क्योंकि मुद्दा ही उनका यही है। इसके अलावा कोई किसी तरह का दूसरा वर्ग लाने की कोई बात नहीं करता है, ये जनस्वराज कहती है। तो ऐसे में आप सुन रहे थे सिटी टॉक्स के माध्यम से, वीडियो को देखिए, अपनी एक राय रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।